हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक ऐसे शानदार सीरीज में जहां पर हम लोग अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर एक बेसिक एलिमेंट्स को टच करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पर एक आर्ट मीडियम का स्टूडेंट, एक कॉमर्स साइड का स्टूडेंट या फिर नॉन साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हमेशा डरता है कि आखिरकार इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पीछा छुड़ाने के लिए ही तो मैंने ये सारी स्ट्रीम्स ली थी और आखिरकार अल्टीमेटली यूपीएससी की तैयारी में इस सब्जेक्ट के साथ में फिर से मुलाकात हो गई। अब आखिरकार इसको कैसे टैकल किया जाए। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको वो हर एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स देना चाहता हूं जो कि एक नॉन साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा इधर उधर भटकता है। इस सीरीज में मैं आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के उन सभी एनसीईआरटीज के क्रक्स दूंगा जो कि आपके यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। एक एक क्लास में छोटे छोटे से वीडियोस होंगे, लेकिन वो सारे टॉपिक्स आपके यूपीएससी के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ जब भी आप फ्यूचर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन पर जाएंगे तो उनके एप्लीकेशंस की बात हो जाए या फिर आप उनके किसी भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स की बात कर लो, ये सब चीज आपको बहुत आसान भाषा में आज ही समझ में आ जाएगी, मतलब इस पूरे सीरीज में समझ में आ जाएगी। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं इस शानदार से सीरीज में जहां पर आज हम लोग फिलहाल के लिए क्लास 6 हमारे पास में एनसीईआरटी है। और क्लास 6 की एनसीईआरटी बहुत ही शानदार, उसका नाम है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जो है वो साइंस की क्लास 6 की है और हम इसको आज कुछ मिनट में कंप्लीट करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी ही कि अगर आपको इस पूरे सीरीज में, ये पूरी एनसीईआरटी की सीरीज आपके साथ शेयर हो रही है, तो अगर इसकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो फ्री बैच है, आप उसमें जाके इनरोल करके इस पूरे सेशन के पीडीएफ्स और स्पेशल बुकलेट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे किसी भी 3 ईयर प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली प्रारंभ इज द वन, जहां पर आप अपनी कॉलेज की प्रिपरेशन के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन को भी खत्म कर देते हैं। तो बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करना चाहता हूं आपके साथ आज का चैप्टर, जहां पर है ग्रेड 6 का। अब देखो, ऐसे तो कहने की बात है कि क्लास 6 में सर हम क्यों ही पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं आएंगी। यस, आई एग्री विथ यू ऑल। और इसीलिए शायद मैंने इसको आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव में डिफाइन करने का सोचा है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव में जब भी हम डिफाइन करते हैं तो दिस कंप्लीट क्लास 6, इसके टोटल हमें सिर्फ और सिर्फ 12 कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ने हैं, या फिर मैं और प्रिसाइसली बोलूं तो शायद 11 से 12 कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ने हैं। किताब बहुत बड़ी है, किताब बहुत मोटी है। इनफैक्ट क्लास 6 की किताब अगर आपके हाथ में एनसीईआरटी में होगी तो इतनी मोटी किताब है, वो काफी मोटी किताब है, इतनी मोटी। अब इतनी मोटी किताब को क्या हमें अपने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए? उसको टाइम हम इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास में बहुत बेसिक से लेकर हमारे कुछ एडवांस के कॉन्सेप्ट्स होंगे यहां पर। इस किताब की खासियत है कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से द फर्स्ट हाफ ऑफ द बुक, फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूंगा तो वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपकी सेकेंड हाफ किताब है दैट इज वेरी मच यूजफुल फॉर। तो बिना समय गवाए हुए हम इन 11-12 कॉन्सेप्ट्स को, जो कि इस किताब में आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम पढ़ लेते हैं। इसके अलावा इस किताब में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जिसको कि आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट मैं आपके सामने एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप सभी के मन में ये सवाल पता नहीं कितनी बार आया होगा और आप सभी ने इसको पता नहीं कितनी बार डील किया होगा। जब भी हम बात करते हैं साइंस की तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो है, साइंस होता क्या है? साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें हमारे इर्द गिर्द में हो रहे सभी प्रकार के इवेंट्स, या फिर जो भी हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, या फिर कोई भी फिनोमेना है, या फिर हमारे जीवन जीने के पीछे जितने सारे कारण हैं, वो सब साइंस कवर करने की बात करता है। हम अपनी नजरें एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा के देखें और हमें जितने भी वस्तुएं दिख रही होंगी, उन सभी वस्तुओं को हम ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई साइंस जरूर छिपा होगा। और इसीलिए जब यूपीएससी का सिलेबस आता है ना, तो यूपीएससी के सिलेबस में पहला लाइन देखोगे तो वो सिंपल ये बोलता है कि डेवलपमेंट्स डेवलपमेंट्स
and science in our everyday life. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साइंस छिपा हुआ है, और अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साइंस को हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर हमारी बहुत बड़ी भूल है, और शायद एनसीईआरटी इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है। कई बार कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं। आज के इस क्लास से काफी सारी बातें मैंने तो अभी इस किताब को पढ़ते हुए देखा कि हो सकता है साइंस सब्जेक्ट से नहीं लेकिन बाकी सब्जेक्ट से भी काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। तो एक बार जब हमने एक बार समझ लिया कि भाई ये साइंस क्या होता है, तो साइंस का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर, देखो मैं इस एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज तो कंप्लीट करने के मूड में नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले इस साइंस को जब हम समझते हैं तो साइंस को डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू आवर सराउंडिंग्स। और जब भी हम सराउंडिंग्स की बात करते हैं तो मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बता सकता हूं, जैसे कि मैं अभी हाल फिलहाल में आपके सामने खड़ा हूं, चल रहा हूं, मैं फिसल क्यों नहीं रहा हूं, मैं फिसल के गिर क्यों नहीं जा रहा हूं? बिकॉज साइंस का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। और आगे के क्लासेस में हम इस फ्रिक्शन को पढ़ने के लिए न्यूटन्स का लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें काफी हद तक ये सारी बातों को एक्सप्लेन कर देता है कि भाई हम चल रहे हैं, हम जितना तेजी से अर्थ को पीछे धक्का दे रहे हैं उतना ही तेजी से अर्थ हमें आगे धक्का दे रहा है। अब हम हमारे सामने अर्थ इतना बड़ा है कि हम उसको धक्का देते हैं तो वो पीछे जाता ही नहीं है, लेकिन अर्थ उतने ही फोर्स से हमें धक्का देता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम चल जाते हैं आगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। लेकिन आज हम न्यूटन्स के लॉ के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम अर्थ के बियॉन्ड जाने की बात करेंगे। हमारे पास में व्हाट लाइज बियॉन्ड अर्थ का एक चैप्टर है, और व्हाट लाइज बियॉन्ड अर्थ में आपको बहुत सारी ऐसी शानदार चीजें देखने को मिलेंगी। मैं आपको आज एक बहुत बेसिक सा टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप में से कई सारे लोग उसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन शायद पहले से जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। हमारे सामने यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा तो है सन, और सन सन के साथ हमारे पास में है हमारा पूरा पूरा सोलर सिस्टम। तो इसीलिए अगर हम इसके बियॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे पास में एक बहुत शानदार चीज आता है जिसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम अपने आप में एक बेहतरीन चीज जिसको कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमें पता है कि सन के सबसे पास वाला जो प्लैनेट है इसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से मर्क्यूरी बोल सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मैं सन से हर समय यहां से एक विंड ट्रैवल करती है। ये विंड जो है ये किसी आंधी तूफान जैसा नहीं होता है, लेकिन इस विंड में बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, और ये आयंस हमारे एटमॉस्फेयर से टकराते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सोलर विंड। ये जो सोलर विंड है ये मरकरी के एटमॉस्फेयर से टकराते टकराते इसने मरकरी का पूरा एटमॉस्फेयर ही खत्म कर दिया है। तो मरकरी के पास में फिलहाल के लिए अगर देखा जाए ना तो मरकरी डू नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर, डू नॉट हैव एटमॉस्फेयर। हम इसके आगे थोड़ा बढ़ते ही हैं तब तक हमें हमारे अर्थ का एक सिस्टर प्लैनेट दिख जाता है जिसको कि हम बोलते हैं वीनस। वीनस की बात करूं और इसके एटमॉस्फेयर की बात ना करूं ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी। वीनस जो एक प्लैनेट है ना इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पेचीदा है, इतना पेचीदा है कि हम अगर इस बात को कैलकुलेट करते हैं ना तो वीनस जो है वीनस के पास आपको पता है इसके एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो इसके एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। आप समझ सकते हो हमारे अर्थ पर पता है कितना है? मैं आपको धीरे से चुपके से बताता हूं, 0.03%। 0.03% हमारे अर्थ पर है, और थोड़ा सा बढ़ जा रहा है तो हम ग्लोबल वार्मिंग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का मेजर कल्प्रिट CO2 है। यहां तो CO2 बाप बन के बैठा हुआ है 95%।
95% CO2 है भाई साहब। इतना ज्यादा हीट ट्रैप करता होगा, इतना ज्यादा हीट ट्रैप करता है ये CO2 गैस कि इसका टेम्परेचर वीनस का बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां पर आप देखोगे तो तुमको मिलने वाला होगा क्लाउड्स, बादल तो दिखेंगे, लेकिन बादल किसके बनते हैं पता है? बादल बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बनते हैं भाई साहब। हाँ, मतलब उसमें पानी नहीं, सीधे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि वीनस के साथ में एक बहुत यूनिक बात है कि यूजुअली हम लोग को पता है कि हमारा अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, और इसके साथ साथ हमारा अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमता भी है, रिवॉल्व भी करता है ना? इसी तरीके से वीनस भी करता है, वीनस भी अपने एक्सिस पर घूमता है और उसके साथ साथ रिवॉल्व भी करता है। लेकिन हमारे अर्थ की बात की जाए तो हमारा अर्थ एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेता है, और अर्थ सन के चारों तरफ घूमने में इसको 365 डेज लगते हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि यहां पर वीनस जो है, इसका जो रोटेशन पीरियड है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? रिवॉल्यूशन पीरियड के कंपैरिजन में। ये एक बहुत यूनिक सी चीज है, और किसी प्लैनेट के साथ में ऐसा नहीं है जिसका रोटेशन पीरियड इतना ज्यादा हो कि रिवॉल्यूशन पहले खत्म हो जा रहा है लेकिन रोटेशन नहीं खत्म हो पा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली अर्थ के 240-243 दिन के आसपास इसका एक रोटेशन भी कंप्लीट होने का समय है और रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट होने का समय है। रोटेशन में थोड़ा समय और लग जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा, सुंदर सा, एकमात्र हमारे पास में अर्थ। अर्थ की क्या ही बात है, जितना बोलो उतना कम। अर्थ के पास में आप सबको पता होना चाहिए कि एक बहुत प्यारा सा मून है। अर्थ के पास में एक बहुत प्यारा सा मून है। इसके पास मून है तो क्या इनके पास में नहीं था? नहीं, इसके पास में भी कोई मून नहीं है, और वीनस के पास में भी कोई मून नहीं है। अर्थ के पास में पहला मून सामने आता है। अर्थ के बारे में तो हम अभी डिटेल में चर्चा कर ही लेंगे, फिलहाल के लिए हम इसके आगे की बात करते हैं। जब भी अब हम नेक्स्ट प्लैनेट हम लोग बनाते हैं तो हमें एक बात का कंफ्यूजन हमेशा से होता है कि सर अगला ग्रह जो है वो मंगल ग्रह है। कई सारे लोगों को लगता है कि सर मंगल ग्रह तो अर्थ से भी बहुत बड़ा है। नहीं, अर्थ से इतना बड़ा नहीं है। मंगल ग्रह अर्थ से छोटा है। ये है मार्स। मार्स मंगल ग्रह। जब भी हम मार्स की बात करते हैं तो मार्स के पास अब मून की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। इसके पास में दो मून है, दो मून है। इसको हम लोग बोलते हैं, मार्स के पास में दो मून है, इसको हम लोग बोलते हैं फोबोस और डीमोस। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो मार्स के ऊपर भी बहुत थिन एटमॉस्फेयर है ना? यहां पर बहुत थिन एटमॉस्फेयर है। और मार्स का जमीन अगर तुम देखोगे ना, तुमको लगेगा कि यार तुम अर्थ पर ही तो हो, बस किसी रेगिस्तान के सूखे जगहों पर हो जहां पर पेड़ पौधे कहीं दिख नहीं रहे हैं। और बिल्कुल अर्थ जैसा प्लैनेट सूखे जगहों पर मिलता है, जैसे अर्थ वैसे ही मार्स का पूरा प्लैनेट ही है। मार्स का एक ऐसा प्लैनेट हम लोग बोलते हैं जहां पर हमारे इस पूरे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तो नहीं बोलूंगा, हमारे सोलर सिस्टम की बात करता हूं, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो देखने को मिलता है। हम बोलते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का हाईएस्ट वॉल्केनो, हाईएस्ट वॉल्केनो, इसको हम लोग नाम देते हैं ओलिम्पस मॉन। अब देखो कई बार वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी है ना, सबसे खतरनाक ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा कितना होगा? लगभग मान के चलो कि 24 किलोमीटर के आसपास है, 20 से 24 किलोमीटर ऊंचा है ये, 20 से 24 किलोमीटर। लेकिन जब भी हम इसके बाद की बात करते हैं तो प्लैनेट्स जो हैं वो एकदम से अचानक से बहुत बड़े हो जाते हैं। नाउ दिस इज जुपिटर। और जुपिटर पर बहुत सारे मून हैं, बहुत सारे मून हैं, बहुत ही ज्यादा मून। कितने मून्स हैं अभी हमारे पास में? हम बोलते हैं फिलहाल, अभी एक रीसेंट स्टडी आई थी, एक महीने पहले की बात है सिर्फ, उसने निष्कर्ष निकालते हुए बताया कि जुपिटर के पास में 99 मून्स हैं। लेकिन इन सभी मून का एक मुद्दा बहुत प्यारा है, और उसको हम लोग बोलते हैं
4 आईसी मून्स, ऐसे मून जहां पर पानी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, शायद इतना ज्यादा है कि अर्थ से भी ज्यादा पानी यहां पर हो सकता है। और इन 4 मून्स के नाम अगर तुम्हें बताऊं मैं, तो ये आते हैं हमारे पास में: यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और आयो। ये 4 आईसी मून्स हैं जहां पर पानी के होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जुपिटर के बाद, अब अगर तुम कभी भी कंफ्यूज होते हो कि सर कौन सा प्लेनेट लिखूं, तो हमेशा याद रखना, सन से शुरू, सन से खत्म, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसके बाद आता है हमारे पास में सैटर्न। और सैटर्न तो अपने रिंग के लिए बहुत बढ़िया फेमस है। और सैटर्न के पास भाई साहब खतरनाक मून के सिस्टम्स हैं। यहां पर टोटल मून्स जो हैं वो इस टाइम पर हैं 274। और शायद इधर भी मून्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ के लगभग 300 समथिंग की भी हो चुकी है, वो भी काफी ज्यादा है। अब मून्स जो हैं यहाँ पर, मून्स जो भी हैं यहाँ पर, एक मून है उसे स्पेशल टाइटन। ये टाइटन एक ऐसा है जिसका तुम अगर सच में इसको टोपोग्राफी देखोगे ना, तो तुमको बिल्कुल अर्थ के जैसा दिखेगा। वैसे ही झरने, वैसे ही बहती हुई नदियां, बस वहां पर पानी नहीं, लिक्विड मीथेन है, बस इतना ही अंतर है। काफी ठंडा टेम्परेचर रहता है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास में आते हैं 2 प्लैनेट्स, जिनको हम बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं यूरेनस, नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून ये भी काफी ठंडे प्लैनेट्स हैं, बहुत ठंडे प्लैनेट्स हैं। लेकिन इसके बाद की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हमें यहां पर पूरा एक जत्था मिलता है। किसका? कूपर बेल्ट्स का। ये चारों तरफ होगा बेटा, सन के चारों तरफ घूम रहा है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमेट्स। कॉमेट्स। और यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं, ये कहां पर मिलता है? ये मिलता है कूपर बेल्ट में। कूपर बेल्ट में। अब एक चीज और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मार्स और जुपिटर के बीच में भी हमारे पास में बहुत सारे ऐसे छोटे 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 पत्थर जैसे ऑब्जेक्ट्स घूमते रहते हैं पूरे पूरे बॉर्डर पर। इन छोटे छोटे पत्थरों को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड, वहां पर कॉमेट्स मिलते हैं, यहां पर एस्टेरॉइड्स मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। अब एक बात अगर तुम लोगों ने थोड़ा भी गौर किया होगा, तो तुमको रियलाइज हुआ होगा कि सर ऐसे कैसे हो जा रहा है कि शुरुआत के 4 प्लैनेट्स तो बहुत छोटे हैं, लेकिन बाकी के 4 प्लैनेट्स बहुत बड़े हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि ये जो शुरुआत के 4 प्लैनेट्स हैं हमारे, इन 4 प्लैनेट्स को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के पास में दे हैव सॉलिड सरफेस। इन सबके पास में इनका खुद का रॉक सिस्टम प्रेजेंट है। लेकिन जब भी हम यहां पर इनके आगे के इन 4 प्लैनेट्स की बात करते हैं, इन 4 प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो यहां पर हमें मिलता है जोवियन प्लैनेट्स। इनको और भी नाम से जानते हैं हम, जैसे कि नॉन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जैसे कि एक और तरीका हो सकता है, जैसे कि सबसे सरल वाला है गैसियस प्लैनेट्स। और इनका कोई भी सरफेस नहीं होता है ना। ये गैस के गोले हैं, ऐसा मान के चलो तुम, गैस के गोले हैं। ये कंप्रेस नहीं हो पाए, इसलिए तो छोटे नहीं रहे, बड़े रह गए, बहुत बड़े रह गए। और जुपिटर के पास में तो मैं क्या ही बताऊं, जुपिटर के पास में तो इतना बड़ा बवंडर यहां पर चलता रहता है, इतना बड़ा बवंडर चलता रहता है कि यहां पर एक बवंडर इतना बड़ा है कि वो अर्थ के साइज से भी पता नहीं कितना गुना बड़ा है। और यहां पर वो चक्रवात, वो साइक्लोन पता नहीं कितने सालों से चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इनको हम लोग बहुत सारे नाम देते हैं, नॉन टेरेस्ट्रियल, या फिर इसको हम लोग एक और नाम देते हैं बेटा, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या नॉन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो जोवियन प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स,
ये सारे नाम इनके ही हैं। अब यहां पर आपको सरफेस देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए ये काफी बड़े प्लैनेट्स होते हैं। तो ये है हमारा सौर मंडल। काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में पहले से होगी, बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए शायद नहीं भी हो। तो ये है हमारे लिए पूरा क्या, पूरा का पूरा भाई साहब हमारा सोलर सिस्टम। ये पूरा हमारा सोलर सिस्टम है। अब सोलर सिस्टम के बाद हमें एक और चीज पर थोड़ा ध्यान देना है, और वो है मून। हमारा मून कैसे है? देखो, जब भी हम अपने मून की बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ी बातें और भी कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में मान लेते हैं कि हमारे पास में ये है हमारा सन। मानते हैं कि ये हमारा सन है, और हमारे पास में ये दूरी है, जिसमें कि हम लोग बोल रहे हैं हमारे अर्थ का एक्सिस। अब सबसे पहले प्लैनेट अर्थ जो है हमारा, वो यहां पर अगर कहीं है, तो उसमें सबसे पहले तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि इनके बीच की दूरी कितनी है। इनके बीच की दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। और यहीं पर हमारा छोटा सा एक मून भी है, यहीं पर एक छोटा सा मून भी है। अब इस मून की अगर हम बात करें और इसको जूम इन करें, तो हमें एक और चीज समझ में आती है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में हमारा अर्थ है ये, और हमारे पास में एक छोटा सा मून भी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3,84,000 किलोमीटर। और मून के अपने पास बहुत खासियत है। मून का अपना बहुत खासियत है। जब भी हम बात मून की करते हैं, तो मून का जो टोटल रिवॉल्यूशन पीरियड है अर्थ के चारों तरफ घूमने का, वो है 27 डेज। मजेदार बात तो ये है कि इसका जो रोटेशन पीरियड है वो भी 27 डेज ही है। और इसके चलते हम बोलते हैं कि मून का रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक सिस्टम में टाइडल लॉकिंग। और इसकी वजह से पता है क्या होता है? देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये रिमोट दिख रहा है, ये हमारा कोई एक मून का सरफेस है, इसके पीछे का हिस्सा है, ये मून का हमारा फ्रंट हिस्सा है, ये हमारे लिए अर्थ है। तो हम बोल रहे हैं कि जैसे ही ये इस तरीके से घूमता रहता है ना, ये तुम देखोगे कि मून का हमेशा हमको ये बटन वाला फेस ही दिखेगा अर्थ से, है ना? क्योंकि जो ये रोटेट भी कर रहा है और ये रिवॉल्व भी कर रहा है, इसके वजह से ये हमेशा, अब देखो, रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं? तुम बोलो सर रिवॉल्व, अरे रोटेट कहाँ कर रहा है? अगर ये रोटेट ना करता बेटा, तो ये ऐसे चलता, और पीछे अरे ये तो खाली साइड हमें दिख रहा है इस अर्थ से, नहीं नहीं नहीं, इसको वापस लेके आओ। हम बोल रहे हैं कि नहीं, हमें हमेशा एक ही साइड दिखता है मून का, ये वाला साइड। और इसीलिए ये मून हमेशा ऐसे चल रहा है, ऐसे। पीछे की भी साइड में आएगा ना, तो ऐसे देखो, अर्थ सामने है, अर्थ से अगर देखोगे तो तुमको ये रिमोट के बटन वाले साइड का ही हर चीज दिखेगा। इस तरीके से मून ट्रैवल करता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। इसको हम लोग बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। और टाइडल लॉकिंग का मतलब क्या है कि रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड सेम है, जिसके वजह से वी ओनली सी द वन साइड ऑफ द मून। मतलब मून बैक साइड से कैसा दिखता है हमें पता ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है कभी, है ना? मतलब हम असली में तो नहीं देख सकते। हाँ, जो भी मिशंस जाते हैं वहां पर, डेफिनेटली वहां पर ये सारे मिशंस ने बैक साइड ऑफ द मून की भी फोटो खींची है। तो जो मून है उसको हम लोग बोलते हैं नियर साइड। नियर साइड ये हमें विजिबल होता है, और दूसरा होता है फार साइड, ये हमें विजिबल नहीं होता है, नॉट विजिबल। तो ये मून के बारे में भी हमने बात किया। अब यहां पर एक और मजेदार चीज है कि इसी से रिलेटेड आपको पता है कि हमारे इसरो ने, इसरो कौन है भाई? इसरो इज
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो है यहां पर। और इसरो ने अपना एक बहुत शानदार मिशन भेजा है जिसको हम लोग बोलते हैं चंद्रयान मिशन। चंद्रयान मिशन। अब चंद्रयान मिशन जो है वो कोई एक बार नहीं गया है, चंद्रयान मिशन कई बार गए हैं। मतलब कि चंद्रयान 1 गया था 2008 में, और इसने पुष्टि किया कि मून पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स के साक्ष्य मौजूद हैं। मतलब कि यहां पर इसने प्रूव किया कि मून पर भी पानी की अवेलेबिलिटी होती है। दूसरा यहां पर अगला मिशन जाता है हमारा चंद्रयान 2 मिशन, और ये जाता है हमारा 2019 में। ये पूरे तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया था, थोड़ी गलतियां हो चुकी थी हमसे, इसीलिए हमने जल्द से जल्द अपने चंद्रयान 3 को भेजा। चंद्रयान 3 गया था 2023 में, और ये मिशन कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा। बहुत शानदार तरीके से हम लोग इन सब चीजों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में डिटेल में पढ़ते हैं। तो अभी तो फिलहाल हमारा एनसीईआरटी का मुद्दा है, तो इसीलिए मैं इसको सिर्फ तुम्हारे नाम के लिए बता रहा हूं कि ये सब के सब ये इंडिया के लिए मून मिशन है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं तुमको थोड़ा सा करंट अफेयर भी बता देता हूं कि अब हम लोग बहुत ही जल्द चंद्रयान 4 भी भेजने वाले हैं 2028 तक, या फिर 2027-28 तक लिख लो आप। ये कैसा मिशन होगा पता है? ये होगा सैंपल रिटर्न मिशन। मतलब कि हम लोग चंद्रमा की सतह पर अपने जहाज को उतारेंगे, वो बहुत सारी मिट्टी उठाएगा और वो मिट्टी उठा के वापस अर्थ तक आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल रिटर्न मिशन। और जापान के साथ मिलके हम लोग अपना चंद्रयान 5 मिशन भी प्लान कर रहे हैं। चंद्रयान 5 मिशन जो होगा उसको हम लोग ल्यूपेक्स मिशन भी बोल रहे हैं। और ये भी हमारा जो मिशन है वो लगभग 2029-30 तक जाने की संभावना दिखाता है। तो फ्यूचर मिशंस भी तुमको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि चंद्रयान मिशन अपने लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा खास है। और चंद्रमा के बारे में हम लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हमारे इन चंद्रयान मिशंस के द्वारा मिली है। इन सभी मिशंस को हम अपने एडवांस क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगर अब इतनी सारी बातें तो हम लोगों ने कर ली, अब इन सब के अलावा अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी बातें और बताऊं कि एक तो देखो हो गया अपना ये ब्रह्मांड कैसा है, लेकिन इस ब्रह्मांड के साथ साथ मैं तुम्हें थोड़ी सी चौंका देने वाली बात बता सकता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारे लिए क्या है भाई, ये हमारा प्यारा सुंदर अर्थ है। अर्थ अर्थ का अगर तुम रेडियस या फिर डायमीटर देखोगे यहां से यहां तक का, तो ये लगभग लगभग 12,800 किलोमीटर का है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ जो है ये तो एक सन के चारों तरफ घूमने के लिए बना हुआ है। और ऐसे अर्थ के साथ साथ पता नहीं कितने ऐसे और भी प्लैनेट्स हैं, जो कि पता नहीं कितने नहीं, 8 प्लैनेट्स हैं, अभी तो देखा हम लोगों ने। ये हमारा पूरा बनाते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हमारा प्यारा जो अर्थ है वो कहीं यहां पर है इसके कंपैरिजन में। अब हमने बोला कि ये तो सोलर सिस्टम की बात हो गई सर, अभी तो बहुत दुनिया बाकी है। हाँ बाकी है भाई। ये हमारा सोलर सिस्टम जो है एक स्पाइरल नुमा गैलेक्सी है हमारी। इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और इस मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे 2 से 4 बिलियन सोलर सिस्टम है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इस जोन पर टिका हुआ है, बाहरी दुनिया में ही है, मतलब बाहरी तरफ ही है। और इस जिस आर्म में है इसको ना हम लोग एक भुजा बोलते हैं, इसका भुजा, आर्म, इसको हम लोग बोलते हैं ओरायन आर्म। हमारे हमारे इस सन से जो सबसे पास वाला जो एक और स्टार है, उस स्टार का नाम है, दिस इज अ स्टार, और इस स्टार का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और चलो ये तो एक 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 गैलेक्सी है,
जरा हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। हम बोलते हैं कि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। इसका इसका अगर ध्यान से रखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि देयर आर, ये सब अब हम क्या देख रहे हैं, डॉट 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 डॉट, दीज आर दी गैलेक्सीज, है ना। बहुत गैलेक्सी है हमारे यहाँ पर, ऐसे ही बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मतलब तुम परेशान हो जाओगे जीरो गिनते गिनते। बिलियंस में कितने जीरो आते हैं, 9 जीरो आते हैं। तो हम बोलते हैं कि दिस इज आवर, और लिखते क्या है पता है, हम लोग इसको यूनिवर्स नहीं लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। दोनों में बहुत अंतर है भाई, याद रखना। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की जब भी बात हो रही है तो इसका मतलब है कि हम इतना ही देख पाए हैं, इसके बियॉन्ड हम देख ही नहीं पाए हैं। हो सकता है कुछ और हो, लेकिन अभी तक फिलहाल के लिए जो यूनिवर्स हमने ऑब्जर्व किया है वो इतना ही बड़ा है, और इतने में ही हमारे पास में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आ चुके हैं। मतलब कि हमारा यूनिवर्स भाई साहब बहुत ज्यादा बड़ा है। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, उन सभी बिलियंस ऑफ गैलेक्सी में से कोई एक गैलेक्सी हमारी है, एक गैलेक्सी हमारी है। और हम लोग बोलते हैं, अच्छा दूसरी चीज अगर मान लेते हैं, एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूं। मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास में ये जो गैलेक्सी है हमारी, वो है कौन सी, मिल्की वे। और इसके सबसे पास वाली गैलेक्सी, सबसे पास वाली गैलेक्सी, ये वाली गैलेक्सी, इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और ये मिल्की वे से भी बड़ी है ना। ये बड़ा है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी से भी बड़ा है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो अब तुम समझ सकते हो कि यार हम लोग तो अर्थ पर एक छोटे से देश में, एक छोटे से शहर में रहने वाले प्राणी हैं, और हमारे लिए तो सोलर सिस्टम का एक छुटकू सा पार्ट है अर्थ। इसके लिए बिलियंस ऑफ, 2 से 4 बिलियन सोलर सिस्टम हमारे खुद के ही गैलेक्सी में है। और ऐसी तो पता नहीं कितनी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जिसको कि हम आज तक ऑब्जर्व कर पाए। इसके बियॉन्ड तो और भी कुछ होगा तो हमें नहीं पता है। तो इस वजह से यहां पर तुम देख सकते हो कि मतलब बहुत ज्यादा हमारा बड़ा यूनिवर्स है। अब अगर तुमको एक बार इस यूनिवर्स का अंदाजा लग चुका है तो चलो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास में जब आता है तो हम इसके बारे में बिल्कुल 360 डिग्री बदल जाते हैं। ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें देने की कोशिश किया है जो भी हमारे ब्रह्मांड से रिलेटेड है। चलो अब हम लोग कुछ अर्थ से रिलेटेड बातें करते हैं, अर्थ से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। अर्थ पर थोड़ा फोकस करते हैं, और यहां पर हम लोग अर्थ के बारे में अगर समझने की कोशिश करें तो हम मानते हैं कि हमारे पास में ये अर्थ का एक हिस्सा, ये हमारे लिए क्या है भाई, अर्थ। और इस अर्थ के आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं क्या, एटमॉस्फेयर। हम मानते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये अर्थ के बियॉन्ड ऊपर में मिलता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर का अगर हम कॉम्पोजिशन निकालें तो इस एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली 78.08%। इसके बाद आता है हम सांस लेने वाले लोग, ऑक्सीजन। ये मिलता है हमें 20.95%। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास में आर्गन। ये किसी को नहीं पता होता, सबको लगता है कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, लेकिन आता क्या है, आर्गन। आर्गन जो होता है ये मिलता है हमें 0.93%। इसके बियॉन्ड भी देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीलियम, हाइड्रोजन, और भी बहुत सारे गैसेस। तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, लेकिन अगर तुम इन तीनों को जोड़ दोगे, इन तीनों को जोड़ते हैं, चलो आज जोड़ते हैं, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 1 10 19, 8 9 7 2 9, तो 99.96% तो यही है। इसके बचे हुए हिस्से में बाकी सब कुछ आते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी चोरी चोरी चुपके चुपके बताया था कि CO3 कितना है, CO2 कितना है, 0.03% है। इसी प्रकार से हमारे पास में जो वाटर वेपर है ये ना वेरी करता है, 0.2% से लेकर 4% तक वेरी करता है ये।
इसके अलावा एक और गैस के बारे में मैं तुम्हें लिखना चाहूंगा, जिसको हम लोग, तुम लोगों को पता भी होगा, ओजोन बोलते हैं इसको, है ना, ओजोन। ओजोन इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसका कॉम्पोजिशन है 0.00005%। तो इसी प्रकार का, मतलब हम बहुत सारी चीजों के परसेंटेज के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट क्या है, यही तीन गैसेस हैं। चलो चार कार्बन डाइऑक्साइड को भी मान लो, तो इन चार के हिसाब से हमारे इस पूरे एटमॉस्फेयर में चीजें बसी होती हैं। अब एक चीज अर्थ की जब बात कर रहे हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है, और वो है हमारे लिए वाटर वेपर। देखो वाटर वेपर की खास बात यह है कि वाटर वेपर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 95% ऑफ वाटर वेपर is found up to 5 kilometers फ्रॉम अर्थ। मतलब अर्थ की सतह से 5 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं तो 95% वाटर वेपर तो हमें ऐसे ही मिल जाता है। ये वाटर वेपर सारे के सारे आते कहाँ से हैं? ये वाटर वेपर आते हैं हमारे पास में हमारे प्लैनेट अर्थ के वाटर बॉडी से, वाटर बॉडीज से। तो वाटर बॉडीज में तो जो पानी है, ये पानी तो यार बड़े बेसिक तरीके से लिक्विड के फॉर्म में होता है ना। ये वाटर बॉडीज किस फॉर्म में है भाई? ये तो लिक्विड के फॉर्म में है। लेकिन ये वाटर वेपर, ये तो गैस के फॉर्म में है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक प्रोसेस है जिसका जिक्र इस किताब में लिखा हुआ है, और उस किताब में, इस किताब में इसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन क्या चीज है? अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम सिंपली सिर्फ इतना बताना कि इवेपोरेशन जो होता है, इट इज अ कन्वर्जन प्रोसेस, कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ वाटर इनटू वेपर एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। हाँ, हमें लगता है ना कि पानी उबलेगा तो भाप में बदल जाएगा, नहीं, वो वेपराइजेशन होता है, वो अलग प्रोसेस है। इवापोरेशन जो होता है बेटा, वो हमेशा समझना कि इट इज अ सरफेस फिनोमेना, हमेशा याद रखना, इट इज अ सरफेस फिनोमेना। इसमें कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें। इट इज अ सरफेस फिनोमेना। तभी तो ऐसा होता है कि अगर मान लो तुम्हारे सामने मैं अभी ये गिलास का पानी लेके आता हूं, ठीक है, ये ग्लास का पानी, और अगर मैं तुम्हारे सामने ये ग्लास का पानी अब भी देखो, थोड़ा सा गिरा देता हूं मैं, थोड़ा सा मैंने गिराया, अब ये पानी यहां पर है, लेकिन अगर मैं इसको 2 घंटे बाद आऊंगा देखने के लिए तो ये गायब हो चुका होगा। क्या यहां पर हमने 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान देखा? नहीं, यहां तो बल्कि छोटे मोटे एसी भी चल रहे हैं, तो उस ठंडेपन में भी ये, यस, तो सरफेस की हवाएं जो हैं वो आएंगी, इससे टकराएंगी, और सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स को उड़ा ले जाएंगे, और धीरे धीरे सारे के सारे एक एक परत पानी के उड़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे, और कुछ देर के बाद में सारा पानी गायब। यही वो प्रोसेस है जो कि हम लोग को स्वेटिंग के टाइम पर कूलिंग इफेक्ट देता है। इट ऑल्सो गिव्स कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग स्वेटिंग। अब इस बात को हम लोग बहुत ध्यान से समझें कि अच्छा, ये स्वेटिंग का भी कारण है, ये इवापोरेशन जो है ये अर्थ के पानी के सरफेस से, पानी के सतह पर, समुद्र का है, नदी का है पानी, तालाब का है पानी, कहीं का भी पानी हो, वो धीरे धीरे इवापोरेट हो जाता है, ऊपर के आसमान की तरफ बदल जाता है। और हम यहां पर समझे इस बात को कि इसी पानी से रिलेशन में एक और प्रोसेस इस किताब में दिया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या चीज है? तुमने देखा होगा कि अगर मैं अभी इस गिलास में, मेरे नॉर्मल पानी है, लेकिन अगर इस गिलास में मैंने बिल्कुल ठंडा बर्फ वाला पानी डाल दिया, तो तुम देखोगे कि इसके सरफेस पर ऊपर ही ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें तुम्हें दिखने लगेंगी। दिखती है कि नहीं दिखती है? अगर ये पानी की बूंदें दिखने लगेंगी तो इसका मतलब है कि पानी जो है, अगेन यहां पर कंडेंसेशन जो है एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर इनटू लिक्विड।
और हमेशा याद रखना कंडेंसेशन के लिए इट ऑलवेज रिक्वायर्स अ सरफेस। एक सरफेस चाहिए। तुम्हारा देखो यहां पर पानी की बूंदें आई कैसे बेटा, इस वातावरण में पहले से ही पानी की बहुत सारी ड्रॉपलेट्स पानी के फॉर्म में नहीं, वेपर के फॉर्म में इधर उधर घूम रही है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जैसे ही उसको एक ऐसा तापमान मिला जहां पर ये वेपर अगेन पानी के ड्रॉपलेट्स बदल जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लोग हमेशा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है और एक सरफेस चाहिए होता है, ठंडा सरफेस चाहिए होता है। तो ये ठंडा सरफेस मिलते ही ये वापस से कंडेंस होकर वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। अब यहां पर एक सरफेस की जरूरत तो पड़ती है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब इसी तरीके से ना एक और फिनोमेना है बेटा, बड़ा ही शानदार सा। अब तुम बोलोगे सर एक और बोलते बोलते अब बहुत गहराइयों में मत चले जाना, क्लास 6 के ही बारे में बता रहे हैं। अरे नहीं, मेरा कनेक्टिंग कनेक्टिंग पॉइंट है। ये सारी बातें जो भी मैंने तुम्हें बताई हैं, इसमें से 90% बात तुम्हारी इस किताब में लिखी हुई है। तुमको बस ये फ्लो में बता रहा हूं ताकि तुमको ये चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने का लोड ना रहे, तुम एक फ्लो में पूरे के पूरे 6 क्लास के एनसीईआरटी को वाइंड अप कर दो। तो यहां पर समझना कि अगर अर्थ है और अर्थ के ऊपर इतने दूर में मैंने बोला कि भैया ये तो पानी है भैया, पानी है। अब इसकी वजह से अगर मान लेते हैं कि यहां पर हमारा प्यारा सुंदर सन अपनी रोशनी के साथ गर्मियों के साथ यहां पर टकराता है, तो ये सारे के सारे पानी जो है वो धीरे धीरे भाप में, वेपर में बदल जाएंगे। और यही वेपर में बदलते बदलते क्या होगा, यहां का सरफेस थोड़ा गर्म हो जाएगा। अब देखो जब भी कोई चीज गर्म होती है, जब भी कोई चीज गर्म होती है ना, तो वो एक्सपैंड करती है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करती है। जब भी कोई चीज एक्सपैंड करती है मतलब कि इसके जो गैसियस मॉलिक्यूल पानी के बहुत क्लोज क्लोज थे, अब वो काफी दूर दूर चले जा रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब हमें तो एक बात पता है कि भाई जो चीज भारी होती है वो चीज नीचे रह जाती है, लेकिन जो चीज हल्की होती है वो तो ऊपर उठ जाती है। तो जैसे ही ये एक्सपैंड हुआ, ये तो बहुत हल्का हो गया, और हल्का होते ही ये तो ऊपर उठने की कोशिश करेगा, या फिर ऊपर की भारी की चीजें इसको दबाएंगी और हल्का वाला हिस्सा अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो देखते ही देखते हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि यहां से ये वाटर ड्रॉपलेट जो हैं ये ऊपर की दिशा में चलने लगते हैं। ये ऊपर की दिशा में चलने लगते हैं। जब ये काफी हद तक ऊपर पहुंच जाते हैं, तो जो इनका तापमान अभी अभी सरफेस वाले अर्थ से गरम गरम पानी के तापमान के तौर पर निकला हुआ था, ये ऊपर जाते 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 काफी ठंडे हो जाते हैं। और उस ठंडे पानी पर, उस ठंडे जगह पर हमें यहाँ पर बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स भी मिलते हैं, जो कि अगेन सरफेस का काम करते हैं। अब ये जो वाटर वेपर था, उसको एक तो ठंडा टेम्परेचर चाहिए था और एक सरफेस चाहिए था। जैसे ही वो सरफेस उसको मिलता है, वो यहाँ पर अगेन हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। ये वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, यही दूर से देखने पर हमें बादल जैसा दिखता है। दूर से दिखने पर हमें यही बादल जैसा दिखता है। जैसे कि जब तुम कोहरे में रहते हो, कोहरा कोहरा जब समझते हो ना, जब फॉगी कंडीशन, ठंड के टाइम का हिसाब किताब होता है, तो जैसे तुम फॉग में निकलते हो तो तुमको हर एक चीज बिल्कुल धुंध में दिखती है ना, समझ लो बिल्कुल वैसा ही बादल होता है, वैसा ही बादल होता है। तो यही काम जब ऊपर होता है तो ये बादल जैसा बन जाता है, यही काम जब नीचे होता है तो ये फॉग जैसा बन जाता है। तो फॉग और बादल में सिर्फ इतना अंतर है कि बादल ऊपर आसमान में बनता है, जबकि फॉग हमारे सतह पर बनता है, अर्थ के सतह के पास में बनता है। इस प्रोसेस को जो यहां पर इस पार्टिकल के साथ, ये भी तो वेपर में, वेपर से पानी के ड्रॉपलेट में बदला है, इसीलिए इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और हमेशा याद रखना, अगर तुम साइंस एंड टेक तो नहीं, लेकिन अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ये मुद्दा वहां पर काम आएगा कि कंडेंसेशन जो होता है इसको ही हम लोग बोलते हैं क्लाउड फॉर्मेशन। बादल बन रहा है, इसका मतलब कंडेंसेशन हो रहा है। बात क्लियर हो पाई क्या? कि पानी जो है, पानी पानी से देखो कितनी सारी चीजें रिलेट हो गई। वाटर वेपर से रिलेट किया हमने, फिर वाटर वेपर का इवोपोरेशन से रिलेशन आया। इवोपोरेशन के बाद मतलब अगर देखा जाए तो यहां पर जो फिनोमेना हो रहा था, यहां पर जो फिनोमेना हो रहा था उसको हम लोग बोलते हैं इवोपोरेशन। और जो यहां पर फिनोमेना हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। पानी से वेपर में बदलना, वेपर का पानी में बदलना, दोनों एक ही जगह पर देखने को मिल जाता है, मतलब अर्थ के कुछ दूरी पर ही देखने को मिल जाता है। तो कंडेंसेशन तक की बात भी हम लोगों ने क्लियर कट तरीके से समझ ली।
अब देखो, जब हम अर्थ की बात कर रहे थे तो अर्थ की बात में सिर्फ और सिर्फ बात एटमॉस्फेयर की नहीं होती है, बात अर्थ के सिस्टम की भी होती है। अर्थ के सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका एक हिस्सा अगर मैं तुम्हारे साथ में शेयर करूं, अर्थ का एक हिस्सा जो है ऊपरी सतह जो होता है, इतना सतह, इस सतह को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। बीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा, बीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं मैंटल। और जो हमारे पास में ये बिल्कुल आखिरी का हिस्सा बचा, इसको हम लोग बोलते हैं कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर, बेसिकली ये तीन तीन हिस्से हैं अर्थ के। अब जब भी हम क्रस्ट की बात करते हैं ना, तो क्रस्ट ज्यादातर किन चीजों से बनता है? ये रॉक से बनता है। और रॉक को तो वैसे तो देखो आगे के क्लासेस में हम पढ़ेंगे, और रॉक कई सारे प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। और इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के ही चूर चूर होने से हमें मिलता है सॉइल। मतलब जैसा रॉक होगा वैसा ही हमारा सॉइल भी होगा, ये भी बात फिक्स होती है बिल्कुल। तो ये भी तुम समझना कि सिर्फ ऊपर ऊपर एटमॉस्फेयर की बात यहां पर इस किताब में नहीं की गई है, बल्कि हमारे अर्थ के क्रस्ट की भी बात की गई है इस किताब के अंदर में। अब चूंकि हम लोग इतनी सारी चीजों को समझ चुके हैं, इतनी सारी चीजों को समझ चुके हैं, अब यहां पर हमारे पास में इन रॉक्स में आखिरकार हमें क्या मिलता है उसके बारे में हम समझते हैं। जब भी हमने बात किया यहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स की, सेडिमेंट्री रॉक्स की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये हमेशा प्रेजेंट इन लेयर्स, ये हमेशा लेयर्स में प्रेजेंट होता है। जब भी ये लेयर बन रहा होता है ना, लेयर बाय लेयर जब ये बन रहा होता है, तो इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ट्रीज, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, एटसेट्रा, ये सब जो हैं इनके लेयर बाय लेयर में धीरे धीरे आते जाते हैं। ये भी उसके साथ साथ लेयर बाय लेयर के अंदर 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 ढकते जाते हैं। एक नया 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 लेयर हमेशा बनता जाता है, और वो बेचारे कहीं बहुत अंदर दब जाते हैं। तो जब वो बहुत अंदर दब जाते हैं तो उनको महसूस होता है इंटेंस इंटेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर। इंटेंस प्रेशर और टेम्परेचर की जब भी बात करते हैं, तो यहां पर ये जितने भी ऐसे ये सारे पदार्थ थे ना, ये सब के सब किसमें बदल जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बदल जाते हैं। अब ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ये फॉसिल फ्यूल का सबसे बेसिक वर्जन जो होता है वो होता है क्रूड ऑयल। और इस क्रूड ऑयल के साथ में कई बार हमें मिलता है नेचुरल गैस। जो ये क्रूड ऑयल है, हम इस क्रूड ऑयल से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी पर बनाते हैं हम इसमें पेट्रोल। उससे थोड़ा कम फाइनेस्ट जो होता है उसमें हम बनाते हैं डीजल। और एकदम ही कम जो होता है इसमें भी हम लोग बनाते हैं केरोसिन ऑयल। और इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं केरोसिन ऑयल, और भी जो बचे खुचे इसके रॉ मटेरियल, जो एकदम कबाड़ चीज बचती है ना, उस कबाड़ से हम बनाते हैं बेटा खूब सारा प्लास्टिक। तो प्लास्टिक भी क्रूड ऑयल से ही बनता है। ये जो नेचुरल गैस है इसको भी हम पकड़ लाते हैं। इस नेचुरल गैस को हम क्या करते हैं? लिक्विफाइड कर देते हैं। तो ये बन जाता है हमारे पास में LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। कई बार में हम इसी को क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और हमें पता है इसको हम लोग सीएनजी बोलते हैं, और सीएनजी से बहुत सारे व्हीकल्स, ऑटोज, ये सब चलने की बात कर रहे हैं। तो सीएनजी जो है वो भी एक फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल है। लेकिन देखो, ये सारे के सारे ऐसे फ्यूल्स हैं जो कि समय के साथ साथ अगर हम इनको बार बार निकालते रहे तो ये खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? क्योंकि जब हमने बोला ना कि ये इंटेंस प्रेशर और टेम्परेचर में है, तो ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये है बात मिलियंस ऑफ ईयर्स की। ऐसा ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वहां पर दबे रहे, उसके बाद ये फॉसिल फ्यूल बने हैं। तो ये कोई दो चार दिन में नहीं बन जाते हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे रहते हैं बेचारे, इंटेंस प्रेशर और टेम्परेचर झेलते हैं, तब जाके ये फॉसिल फ्यूल में बदलते हैं। मतलब कि अगर हम इनको जल्दी जल्दी से निकालते रहे तो हमें मिलियंस ऑफ साल लगेंगे, बाद में फिर जाके और मिलेगा। तो इतनी जल्दी तो, इतना समय तो हमारे पास में है नहीं, इसीलिए हम इनको खत्म कर देंगे। और जब भी हम किसी भी एक ऐसे फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं जो कि ऐसा फॉसिल फ्यूल, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम अगर एक ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि एग्जॉस्ट हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए मतलब कि खत्म हो जाए, कैन एग्जॉस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल है, मतलब ये नया नहीं होगा, जल्दी से नया नहीं होगा, इसका मतलब मिलियंस ऑफ साल लगेंगे इसको नया होने में, फिर से नया बनने में। लेकिन ऐसे बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं विच आर नॉट इजी टू एग्जॉस्ट, एटलीस्ट हम तो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि तुम बताओ भाई, जैसे कि सोलर एनर्जी, जब तक सूरज चांद रहेगा भाई, तुमको तो पता ही है ना, कि कितने सालों तक भाई साहब ये सब रहेगा। तो सोलर एनर्जी भाई, सन कभी भी गायब नहीं होने वाला है अभी फिलहाल के लिए। विंड एनर्जी, इसी प्रकार से टाइडल एनर्जी, इसी हिसाब से हमारे पास में ऐसे बहुत सारे और भी सिस्टम्स बनते जाएंगे। अब तुम सोचो कि जब भी हम इनकी बात करते हैं तो इनको हम लोग एक नाम देते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम इनको बड़े आसानी से रिन्यू कर सकते हैं। आज सूरज उगा है तो कल भी तो उगेगा, परसों भी तो उगेगा, नरसों भी तो उगेगा। तो इसीलिए ये लगातार रिन्यू होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। ठीक है, आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गई है। अब इसके बाद हम लोग अर्थ की तो सारी बातें हम लोगों ने कर ली है, वाटर के स्टेट की भी बात कर ली है। थोड़ी सी बात मैं तुम्हारे सामने मैटर की भी करना चाहूंगा। मैटर क्या चीज है? यहां पर एक बहुत छोटा सा एक चैप्टर है जहां पर मैटर के बारे में जिक्र हुआ है। मैटर क्या होता है? बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। जिसके पास थोड़ा भार है और जो एक वॉल्यूम या फिर एक स्पेस ऑक्युपाई करता है, एक जगह बनाता है, वो हमारे लिए क्या है? मैटर है। क्या ये पेन, इसका कोई भार है? हाँ है। क्या ये थोड़ी भी जगह ले रहा है? हाँ ले रहा है। एक डब्बे में अगर ऐसे 100 पेन भर देंगे तो उसके आगे और पेन नहीं भर सकते, तो जगह तो ले ही रहा होगा ना ये कहीं ना कहीं। तो हम बोलते हैं मैटर तो ऐसी हर एक चीज हो सकती है। इसलिए मैटर क्या है हमारे लिए? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। इसी में एक चैप्टर के अंत में कहीं पर एक कोने पर कुछ चीजें लिखी हुई थी कि ये जो मैटर होता है, ये मैटर कई बार हमारे ऑप्टिकल नेचर से भी आगे बढ़ता है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी होती है। कैसी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी? मतलब कि हम उसको देखते टाइम क्या हम उसके आर पार देख पा रहे हैं क्या? अगर ऐसा कोई भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जहां पर हमें आर पार दिख रहा है, तो हम उसको क्या बुलाते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सिमिलरली अगर हम उसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख पाते, जैसे कि मैं तुम्हारे सामने यहां पर, ये बताओ भाई, इस टैब के पीछे कितना पेन है? कितना पेन है भाई बताओ? तुम बोलोगे सर हमें दिख ही नहीं रहा है।
मतलब कि ये क्या है, ये ओपेक बॉडी है ना, ये एक ओपेक बॉडी है, ओपेक बॉडी है भाई साहब ये। अब जरा तुम मुझे दूसरी चीज देख के बताओ। हमारे पास में क्या ये ग्लास है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है। अगर हम इसके पीछे ये पेन रख रहे हैं तो पेन दिख रहा है क्या? देखो पेन दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये जो ग्लास है, ये ग्लास कैसा है? ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर यही चीज हम लोग किसी एक ऐसे धुंधले से शीशे के सामने कोई चीज रखते हैं, मतलब सबसे पहले दूसरा जहां से कुछ भी चीज दिखे ना, उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक मटेरियल। और साथ ही साथ जहां से हमारे पास में ओपेक मटेरियल तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग ऐसी कोई बात बोल रहे हैं जहां पर ये जो पूरा चीज है ये ना पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है ना ही पूरी तरीके से ओपेक है, इसके कुछ बीच सा है, थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। तो ये ट्रांसलूसेंट है अपने लिए, है ना? तो ये भी अपने लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मैटर जो होते हैं वो किस हिसाब से डिवाइड होते हैं, किताब में एक जगह लिखा हुआ था। अब यहां पर ज्यादातर बातें तो हमारी हो गई हैं, एक बड़ा टॉपिक बस हमारे पास में बचा हुआ है। उसको कंप्लीट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़े से फिजिक्स की तरफ ले जाना चाहता हूं। एक चैप्टर है जहां पर ये थोड़े फिजिक्स की बात करता है, और इस फिजिक्स के अंदर में वो हमें मोशन समझाता है। अब ये जो मोशन है, ये मोशन कैसे हो सकता है? किताब में लिखा है कि ये मोशन तीन मेजर प्रकार से हो सकते हैं। कौन से मोशन हो सकते हैं ये? सबसे पहला मोशन जो है वो लीनियर मोशन हो सकता है। लीनियर मोशन क्या होता है कि अगर हमारे पास में एक प्रॉपर ऐसा कोई सरफेस है, और इस सरफेस पर हम लोग एक बॉल रख देते हैं और इसको धक्का दे देते हैं, तो ये बॉल आगे की तरफ मूव करेगा एक ही दिशा में। इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। दूसरा हमारे पास में जो आता है, लीनियर मोशन। दूसरा हमारे पास में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन का मतलब क्या है कि अरे बड़ा सिंपल सी बात है यार, एक धागा लो और इस धागा के बिल्कुल अंत में तुम क्या करो बेटा, एक आलू बांध दो और इसको बहुत तेजी से क्या करो, इसको बहुत तेजी से नचाओ, इसको बहुत तेजी से नचाओ, है ना? तो ये जो है पूरा का पूरा स्विंग करेगा, है ना, पूरा का पूरा स्विंग करेगा। आलू बहुत तेजी से घूमेगा, तो आलू अपने सर्कुलेटरी मोशन में है। और यहां पर एक और चीज लिखी है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ये जो ऑसिलेटरी मोशन है इसका मतलब क्या है? ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे लिए है एक पेंडुलम, इस पेंडुलम को अगर तुम यहां पर ला दो, और यहां से लाके उसको छोड़ दो, तो ये अपने आप इधर जाएगा, और सिर्फ यहां पर आके तो रुकेगा नहीं, ये इधर भी चला जाएगा, ये इधर भी चला जाएगा, फिर यहां पर भी आके रुकेगा नहीं, ये वापस भी जाएगा, फिर थोड़ा यहां तक जाएगा, फिर वापस जाएगा। मतलब कि इस जगह पर हम बोल सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन होगा। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन पर बार बार जाता है और डिफ्लेक्ट होता है, तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, और इसी को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये तीन मोशन के बारे में भी इस किताब में लिखा हुआ है। अब यहां पर एक चीज बस और फाइनली हम लोग देख लेते हैं। हम्म, यहां पर एक सिस्टम लिखा हुआ, एक चैप्टर है फिजिक्स का और भी, जहां पर मैग्नेट्स की बात की गई है। हमेशा याद रखना, जो ये मैग्नेट्स होते हैं, इन मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं। कोई भी मैग्नेट होगा तो इस मैग्नेट का दो पोल होगा। हम बोलते हैं एक पोल जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, और दूसरा इसको हम बोलते हैं साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और एक चीज तो हमने हमेशा से पढ़ा ही हुआ है कि लाइक पोल्स, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर।
और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत सिंपल सी बात है ये तो, है ना, बहुत सिंपल सा फंडा है अपना। नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से हम इसको भी समझ सकते हैं। अब फाइनली हमारे पास में एक चैप्टर आता है जो कि शुरुआत चैप्टर है, लेकिन उसमें बातें बहुत सारी की गई हैं, और वो बातें हैं अपने पास में व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाना खाते हैं। हमारे खाने में हमेशा याद रखना दो तरीके के पोषण होते हैं। एक वो खाना जिससे कि हम खा के अपना पेट भरते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसको खाने से इसको खाने से वी फील फुल, हमें पूरा पेट भरा हुआ महसूस होता है, और हम इसको कंज्यूम करते हैं लार्ज अमाउंट में। लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, और ये किस चीज के लिए होता है? ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस न्यूट्रिएंट के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूंगा, तो इन एग्जांपल में सबसे बेस्ट जो आता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें कहां से मिलता है? हम जो भी रोटी खाते हैं, हम जो भी राइस खाते हैं, हम जो भी कई सारी वेजिटेबल्स खाते हैं, हम कई सारे फ्रूट्स खाते हैं, इन सब में किसी न किसी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स जरूर से मिला हुआ होता है। और फिर आता है हमारे पास में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हम इस बात की तरफ मतलब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये हमें बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए होता है भाई साहब ये। और जब ये बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए होता है, तो हमेशा याद रखना कि हम लोग इसके एग्जाम्पल्स, अच्छा इससे हम पेट नहीं भरते कभी भी, इससे कभी पेट नहीं भरते हैं, तो करते क्या है सर? इससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ इंश्योर करते हैं। ग्रोथ इंश्योर होता है इससे। और ग्रोथ इंश्योर होने का मतलब क्या है? ग्रोथ इंश्योर होने का मतलब क्या है? इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंग्लिश में हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसको लिखते हैं टू इंश्योर ग्रोथ। टू इंश्योर ग्रोथ। अब यहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, और इसके एग्जाम्पल में हम लिखें क्या? हम एग्जाम्पल्स में लिखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स, विटामिन्स जो होता है हमारे लिए, इतना कोई बहुत बड़ा पेट भर के विटामिन नहीं खाते हैं हम लोग। हम लोग विटामिन बहुत कम खाते हैं, बहुत थोड़ा सा खाते हैं, नाम मात्रा का खाते हैं, जिससे कि हमें इसकी पूर्ति होती रहे। इन सब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस हमारे सामने देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक बहुत बेहतरीन न्यूट्रिशन है जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है, ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। प्रोटीन, प्रोटीन के कुछ मेजर सोर्सेस की अगर हम बात करें कि ये कहां से मिलता है, तो हम बोल सकते हैं मेजर सोर्सेस में ये कहां से मिल सकता है। तो हमने बोला कि भाई देखो, इसको अगर तुम वेजिटेरियन हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम मिल्क, पनीर, दाल, इन सबसे कंज्यूम कर सकते हो। और अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तो तुम्हारे लिए तो जन्नत है। क्यों? क्योंकि वहां पर तुम एग खा सकते हो, मीट खा सकते हो, और भी किसी भी प्रकार का नॉनवेज जो भी तुम खा रहे हो उसमें भर भर के प्रोटीन मिलता है। तो तुम इन दोनों तरीके से अपने प्रोटीन के कंजम्पशंस को फुलफिल कर सकते हो। और बात आती है किसकी? विटामिन की। तो विटामिन के नाम पर हम लोग के सामने एक टेबल बना हुआ है। हम अगर यहां ध्यान से देखें, तो ये एनसीईआरटी के कुछ विटामिन लिखे हुए हैं, विटामिन ए, बी1, सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। ये बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं। ये तीन के तीन क्या है भाई? ये मिनरल है, ये मिनरल है, बाकी विटामिन है। विटामिन ए हमारे स्किन को हेल्दी रखता है और आंखों को तेज रखता है।
पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क ये सब लोगे बढ़िया मिलेगा। विजन का लॉस नहीं होगा। अगर विटामिन ए की कमी होगी तब ऐसा हो जाएगा। ये विटामिन B1 क्या करता है, हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस में हेल्प करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है ये। और इसको कहां से ले सकते हो तुम, मिल्क से ले सकते हो, होल ग्रेन सीड से, नट्स खा सकते हो तुम। और अगर तुमको उसकी कमी हुई तो तुमको बेरी बेरी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। अब यहां पर कैल्शियम, आयोडीन और आयरन भी इसी तरीके से हैं। तुम इस स्लाइड को पॉज करके थोड़ा डिटेल से 1 मिनट के लिए बस इसको फटाफट से पढ़ लो। नेक्स्ट हमारे पास में इसी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि विटामिन ए के कुछ बेहतरीन सोर्सेस क्या हैं, विटामिन B1 के कुछ बेहतरीन सोर्सेस क्या हैं, विटामिन सी के कुछ बेहतरीन सोर्सेस क्या हैं, और विटामिन डी के कुछ बेहतरीन सोर्सेस क्या हैं। तो तुम मशरूम, बटर, मिल्क, एग, फिश, ये सब विटामिन डी के लिए बहुत फेमस है। तो तुम ये सब देख सकते हो। तुम्हारे लिए विटामिन डी जो है वो तुम्हारे बोन और टीथ हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा याद रखना। विटामिन सी जो है वो तुम्हारे शरीर के अंदर डिसीजेस से फाइट करने की क्षमता बढ़ाता है, तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है विटामिन सी से। तुम इसमें आंवला, गुआवा मतलब हमारा अमरूद, हमारा ग्रीन चिली, हरी मिर्च, ऑरेंज, लेमन, इन सब से तुम विटामिन सी को कंज्यूम कर सकते हो। अब इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एक और चीज हमारे सामने आता है, और वो है एक छोटा सा चैप्टर जहां पर एक बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है, व्हाट इज लाइफ। इतना भारी भरकम सवाल इस छोटे से 6 क्लास की किताब में कैसे पूछा जा सकता है। हम लोग इसको थोड़ा साइंटिफिक कंडीशंस के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। हम इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करते हैं और यहां पर हम लिखते हैं, whom do we call whom do we call लिविंग बींग। और इस लिविंग बींग्स को डिफाइन करने के लिए इस किताब में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, हमने बोला कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। सबसे पहला हमारे सामने जो आता है वो है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। मतलब कि कोई भी वस्तु अगर ग्रोथ दिखा रही है और वो रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है, अपने जैसे औरों को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है, तो वो जीवित है। दूसरा हम लोग बोलते हैं कि अगर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे कि हम लोग सोते भी रहते हैं ना, तो भी हमारा दिल धड़कता रहता है, हमारा जो है सांस जो है वो चलती रहती है। तो ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हैं जो कि हमें बताते हैं कि भैया तुम्हारे शरीर के अंदर में कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, रेस्पिरेशन चल रहा है। खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन की भी बात आती है, और कई बार हमारे ब्लड के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जैसा सिस्टम भी देखने को मिलता है। ये सब के सब जितने भी हैं, ये सब के सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं। ये सब हो रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है, हम इनको जिंदा बुला सकते हैं। तीसरा यहां पर एक और चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अडाप्टेबिलिटी। अडाप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? अडाप्टेबिलिटी का मतलब है कि हमारे पास में ये सुकून है कि हम किसी भी मौसम में कैसे भी अपने आप को ढाल सकते हैं। जैसे कि अगर तुमने यहां पर पोलर बियर को देखा होगा, ये जो पोलर बियर होते हैं ना, ये पोलर बियर बड़े आराम से ये कैसे होते हैं बेटा, ये पोलर बियर्स बेसिकली लॉन्ग, सबसे पहले तो थिक स्किन, बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं जिससे कि ठंड इनके अंदर नहीं घुस पाती है। इनके पास में लॉन्ग फर होते हैं जो कि अगेन इनको ठंड से बचाता है। तो ये अपने आप को ऐसी जगहों पर रखने के लिए अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक रेगिस्तान में तुमको कैक्टस जैसा पौधा मिल जाएगा। कैक्टस के अंदर में कोई भी लीव्स नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर लीव्स रहीं तो बहुत सारा पानी इवोपोरेट हो जाएगा, और इवोपोरेट हो जाएगा तो पेड़ सूख जाएगा, पानी की बहुत कमी है। इसीलिए उसने लीव्स नहीं बल्कि अपने आप में क्या बना दिया, कांटे बना दिए, थॉर्न्स उसके अंदर में निकल कर आता है। दीज आर दी अडेप्टिबिलिटी। और फाइनली यहां पर एक बात आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब अगर कोई इंसान सो रहा है और तुम उसका एक उंगली धीरे से उठाओ और एक गर्म चाय के प्याली में डाल दो, वो एकदम से चौंक जाएगा, भाई साहब क्या हो गया क्या हो गया।
ये रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई है। हमें गलती से भी कभी झटका लग जाता है ना करंट का, तो हम तुरंत ही एकदम से सन्नाटे में एकदम तुरंत ही हाथ पीछे रिफ्लेक्स में आता है। दीज आर दी रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुलाई। एक निर्जीव वस्तु को करंट लगने का क्या ही मतलब है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम उनको लिविंग बीइंग्स बुला सकते हैं, और यही जिंदगी कहलाती है। और यही है इस पूरे किताब का सार। यही है पूरे किताब का, जितनी भी बातें इसमें अच्छी अच्छी लिखी गई थी वो सारी बातें मैंने तुम्हें एंड टू एंड अच्छे तरीके से समझा दी है, और आशा करता हूं कि तुम भी इसको बहुत शानदार तरीके से समझ चुके होगे। इस क्लास को हम चाहें तो यहीं पर एंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।